इस मूवी के स्टार्ट में हम हिकारी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मार्केट में हर रोज रामेन नूडल्स बेचता था और उसके रामेन नूडल्स इतने ज्यादा डिलीशियस थे कि हर रोज उसके पास बहुत से कस्टमर्स आते थे। उस रात जब वो कस्टमर्स के लिए नूडल्स तैयार कर रहा था तो तभी अचानक से उसे जलने की स्मेल आती है। हिकारी जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्मेल एक बड़े पॉट में स्टोर किए गए सूप की थी। इसलिए हिकारी अपने 2 एम्प्लॉयज पे गुस्सा करने लगता है जिनकी लापरवाही के कारण सूप का टेस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हिकारी के लिए रामेन का असल जायका सूप के टेस्ट में था। उस सूप की रेसिपी पीढ़ियों से उसकी फैमिली में ट्रांसफर होती आई थी और उसके फादर जिनकी अब डेथ हो चुकी थी उन्होंने ये रेसिपी हिकारी को दी थी। इसलिए उसके लिए वो सूप काफी इम्पोर्टेंट था जिसे उन एम्प्लॉयज ने खराब कर दिया था। हिकारी इतना गुस्से में था कि वो उन पे चिल्लाने लगता है और इस इंसिडेंट के कारण उसे मजबूरन अपनी शॉप जल्दी बंद करना पड़ती है। हिकारी जब शॉप की सफाई कर रहा था तो वो उन एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुन लेता है जिन्हें पहले उसने डांटा था। वो प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें हिकारी के खाना पकाने के पुराने तरीके पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि हिकारी से वारिस था लेकिन वो खुद पायनियर नहीं बन सका था क्योंकि उसे उसका स्टॉल सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि उसके फादर वो उसके लिए छोड़ गए थे। इन्हीं बातों को लेकर उनमें आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। इसलिए वो दोनों एम्प्लॉयज हिकारी के साथ काम बंद करने का फैसला करते हैं। काम के बाद हिकारी अपनी मदर योशिको से मिलता है। उसकी मदर को भी पता चल चुका था कि उसके 2 एम्प्लॉयज काम छोड़ के चले गए थे। हिकारी अपनी मदर से माफी मांगता है कि उसने रामेन शॉप के अच्छे काम को दागदार कर दिया था क्योंकि वो इतने अच्छे रामेन नहीं बना पाया था जितने अच्छे रामेन उसके फादर बनाते थे। हिकारी को अपसेट देख के उसकी मदर उससे कहती है कि उसे उन चीजों के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए जो कि वो नहीं करना चाहता। अपनी मदर की बात सुन के हिकारी को अपना पास्ट याद आता है जब उसने अपने फादर के नक्शे कदम पे चलने से इनकार कर दिया था। हिकारी असल में रामेन सेलर बनने से पहले एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े शहर जाने का फैसला किया था। उस टाइम योशिको उसे अपनी विश पूरी करने से नहीं रोक पाई थी और वो उसके अच्छे फ्यूचर के लिए सिर्फ प्रे ही कर सकती थी। हिकारी जब अपने सपने को पूरा करने में कामयाब होता है तो इसी दौरान उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसके फादर की स्ट्रोक के कारण डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने सपने को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो अपने फादर के रामेन बिजनेस को जारी रख सके। अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद हिकारी अपने होम टाउन लौट आया था। घर जाते हुए वो अपने पेरेंट्स के घर के करीब बहुत से रामेन स्टॉल्स देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी उसके होम टाउन में स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद होंगे जैसा कि कुछ साल पहले हुआ करते थे। वो जब अपने बचपन वाले घर लौटता है तो उसे रियलाइज होता है कि रामेन सेलर बनना उसकी डेस्टिनी में था क्योंकि चाहे कुछ भी हो आखिर में उसे अपने फादर का छोड़ा गया स्टॉल विरासत में मिलना था। हिकारी जब अपनी मदर के साथ खाना खा रहा था तो वो उनसे कहता है कि उसने ग्राफिक डिजाइनर बनने का सपना छोड़ने का फैसला किया है और अब से वो अपने फादर का बिजनेस जारी रखने पर फोकस करना चाहता था। उसका इरादा फिर से रामेन बनाना सीखना था ताकि वो अपने फादर के रामेन टेस्ट को रिवाइव कर सके जो कि उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। ये सुनकर योशिको को वो टाइम याद आता है जब उन्होंने अपना रामेन बिजनेस स्टार्ट किया था और उनकी शॉप कुछ ही दिनों में शहर की सबसे फेवरेट शॉप बन गई थी क्योंकि रामेन के डिलीशियस टेस्ट के अलावा उसकी प्राइस भी काफी कम थी। एक रात योशिको का हस्बैंड नोबरू नोटिस करता है कि कस्टमर अपने पास बैठी लड़की को हरास कर रहा है, जिसकी वजह से नोबरू को गुस्सा आता है और वो उस आदमी की पिटाई कर देता है। नोबरू असल में रामेन सेलर के साथ साथ मार्केट में मौजूद ट्रेडर्स के डिफेंडर के तौर पे भी जाना जाता था और वो मार्केट में मौजूद शॉप्स को यकूजा ग्रुप्स, गैंगस्टर्स और यहाँ तक के पुलिस से भी बचाता था। ट्रेडर्स को जब भी जरूरत होती थी वो हेल्प के लिए नोबरू से कहते थे, लेकिन प्रोटेक्टर होने के साथ साथ वो एक शराबी के तौर पे भी जाना जाता था। वो हर रोज नशे में चूर होकर घर आता था और योशिको अच्छे से जानती थी कि हर बार उसके पति के साथ क्या होता था। हालांकि वो गरीबी में रहते थे लेकिन फिर भी वो उन लोगों की हेल्प करने से नहीं हिचकिचाते थे जिन्हें उसकी जरूरत होती थी। यहाँ तक कि वो उस लड़की को अपने घर में रहने देते हैं जिसे वो कस्टमर हरास कर रहा था। उस लड़की का नाम किनाको था और वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसे पेपर के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता था। किनाको की स्टोरी से उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जो कि उसे हरेस कर रहा था उसका इरादा असल में उसे प्रोस्टिट्यूट बनाने का था। साथ ही वो बताती है कि उसके फादर उन्हें छोड़ के चले गए थे जबकि उसकी मदर ने किसी और से शादी कर ली थी। नोबरू जो कि सोने का नाटक कर रहा था वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। वो अचानक जाग जाता है और कहता है कि किनाको शॉप पर उनकी मदद करेगी, इसलिए अगले दिन से ही किनाको उनके स्टॉल पे काम करना शुरू कर देती है। किनाको को कड़ी मेहनत करते हुए देखकर नोबरू और योशिको खुश हो जाते हैं।
इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हिकारी अपनी मदर से मिलने के बाद रामेन शॉप पे वापस आ गया था, जहाँ वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका एक एम्प्लॉय जिसका नाम मुकाई था वो भी वहाँ काम कर रहा था। इसके बाद हिकारी उसे वो सूप बनाना सिखाता है जो कि उसके फादर बनाया करते थे। वो उसे उन सीक्रेट स्पाइसेस का भी बताता है जो कि उसके फादर सूप बनाते हुए यूज करते थे, जिसके बाद वो उसे टेस्ट करने और उस टेस्ट को याद करने का कहता है। हालांकि मुकाई इस वजह से खुश था कि उसके बॉस ने उसे सीक्रेट शोरबा बनाना सिखाया था, लेकिन वो इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसके बॉस ने वो सीक्रेट रेसिपी उसे क्यों दिखाई थी। हिकारी कहता है कि वो चाहता है कि मुकाई कुछ टाइम के लिए उसकी शॉप का ख्याल रखे, क्योंकि वो ऐसी रामेन नूडल्स बनाने के लिए कहीं जाना चाहता था जिनका टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जैसा कि उसके फादर बनाया करते थे। अगले दिन हिकारी अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका कारपेंट्री का बिजनेस था। हिकारी उसे ऐसा स्टॉल बनाने का कहता है जो कि बिल्कुल उसके फादर जैसा हो, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन खुशकिस्मती से एक और आदमी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि वो हिकारी के फादर को जानता है, इसलिए वो स्टॉल बनाने में हिकारी की हेल्प करना चाहता था। वो ऐसा इसलिए भी करना चाहता था ताकि रोड किनारे रामेन के स्टॉल से उसका शहर फिर से जी उठे। ये सुनकर हिकारी झुककर उसका शुक्रिया अदा करता है। स्टॉल के इशू को सॉल्व करने के बाद हिकारी एक और आदमी से मिलता है जो कि रामेन में टॉपिंग्स ऐड करने के लिए उसके फादर के साथ मिलकर अक्सर बांस की टहनियाँ ढूंढता था, जिससे रामेन का फ्लेवर और ज्यादा बढ़िया हो जाता था। और इस मेथड के बारे में वो आदमी हिकारी को बताता है। वो जब बांस की टहनियाँ ढूंढ रहा था तो इस दौरान उसे फिर से अपना पास्ट याद आता है, जब वो ड्राइंग बुक और स्टेशनरी बुक्स नहीं खरीद सकता था क्योंकि उनका सारा पैसा नोबुरू के किए गए नुकसान की कंपनसेशन में यूज होता था। असल में उनके स्टॉल पे अक्सर कुछ स्ट्रेंज कस्टमर्स आया करते थे। इसी के साथ ही एक बार नोबुरू को दो गैंगस्टर्स को छुड़वाना भी महंगा पड़ता है जो कि फाइट कर रहे थे, और उन दोनों गैंगस्टर्स की दोस्ती करवाने के बाद वो सारी रात नोबुरू की शॉप पे बैठ के उसके पैसों की ही शराब पीते हैं। ये सुनकर किनाको को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी पहली सैलरी से हिकारी के लिए ड्राइंग बुक खरीद लाती है और उसे गिफ्ट देती है। हिकारी को जब पता चलता है कि वो बुक उसने अपनी पहली सैलरी से खरीदी है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे भी आखिरकार बाकी बच्चों की तरह ड्राइंग बुक मिल गई थी। इसके बाद किनाको काम करने रामेन स्टॉल पे वापस चली जाती है जहाँ उसे एक फेमिलियर चेहरा दिखता है, इसलिए वो फौरन से उस आदमी के पास जाके उसे एक फोटो दिखाती है। वो आदमी उससे पूछता है कि उसके पास ये फोटो कहाँ से आई है। किनाको बताती है कि इस फोटो में मौजूद आदमी ने जिस बच्ची को उठाया हुआ है वो असल में वही है, और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में किनाको का पिता था जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हिकारी अपने शॉप पे वापस आ जाता है और अपने फादर की सीक्रेट रेसिपी से सूप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। वो कई बार उसे बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका टेस्ट उस सूप से मैच नहीं हो रहा था जो कि उसके फादर बनाया करते थे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने एक बार उसे सिखाया था कि सूप बनाने के लिए लाड़ यानी कि चर्बी को यूज करना चाहिए। उस टाइम उसके फादर को यकीन था कि ये रामेन पूरे टाउन में वायरल हो जाएंगे क्योंकि कोई भी उसके रामेन के टेस्ट को मैच नहीं कर सकता था, और इसी वजह से उसके स्टॉल के रामेन नूडल्स खूब बिकते थे। खास तौर पे इसलिए क्योंकि किनाको के फादर ने भी नोबुरू के फादर के साथ अपना एक स्टॉल खोल लिया था। बारबेक्यू और रामेन के कॉम्बिनेशन के कारण वहाँ कस्टमर्स की काफी भीड़ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक माफिया बॉस वहाँ आता है और उनके स्टॉल्स के लिए उनसे पैसों की डिमांड करता है, और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन नोबुरू से पैसे लेना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो जगह किसी की मलकियत नहीं है। लेकिन उसी रात नोबुरू जब घर जाने लगता है तो उसका पड़ोसी उसे बताता है कि उसके घर को आग लग गई है, इसलिए वो और बाकी सब पैनिक होकर घर की तरफ भागते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो नोबुरू और योशिको फ्लेम्स का मुकाबला करते हुए घर में एंटर हो जाते हैं ताकि वो अपनी कीमती चीजें बाहर निकाल सकें। यहाँ हमें पता चलता है कि नोबुरू ने अपना एक कीमती पॉट बचाया था जबकि योशिको एक तकिया बचा के लाई थी। इस समय किनाको भी घर में एंटर हो गई थी। नोबुरू को जब इसका पता चलता है तो वो भी उसे बचाने के लिए फिर से अंदर जाता है और आखिरकार उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि किनाको ने उस ड्राइंग बुक के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था जो कि उसने हिकारी को दी थी। इसकी वजह से हिकारी काफी ज्यादा खुश था जबकि बाकी सब किनाको की बहादुरी से मुतासर हो गए थे, और किनाको को उम्मीद थी कि हिकारी या तो अपनी ड्राइंग के टैलेंट से और या अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए एक दिन कामयाब इंसान बनेगा। ये सब कुछ याद करते हुए हिकारी नूडल सूप बना रहा था और आखिरकार वो उस टेस्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जिसके लिए वो इतने समय से तरस रहा था। बिल्कुल वैसा टेस्ट जो कि उसके पिता के रामेन का होता था। हिकारी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सीक्रेट स्पाइस
स्पाइस जो कि उसके फादर रामेन का टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐड करते थे वो असल में चर्बी से निकलता था। वो अपनी इस कामयाबी को अपनी मदर के साथ सेलिब्रेट करता है। यहाँ उसकी मदर उसे बताती है कि उसके फादर भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। एक बार उन्होंने भी अपना रामेन स्टॉल कायम रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसे माफिया बंद करना चाहता था। और सबसे पहले उसने नोबुरू को ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी कि उनकी शॉप स्टेशन के पास मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जगह काफी अच्छी थी। इसलिए योशिको अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए माफिया बॉस के पास जाने का फैसला करती है ताकि उन्हें उस जगह से बेदखल न किया जाए। योशिको माफिया से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। आखिरकार माफिया बॉस उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और उनके स्टॉल को किसी और जगह मूव करने के प्लान को कैंसिल कर देता है। प्रेजेंट टाइम में हिकारी अपने फादर की तरह नूडल्स बनाना सीख रहा था। नूडल्स उबालने के साथ साथ वो टाइम भी चेक कर रहा था ताकि उनकी डेंसिटी ठीक लेवल तक पहुंच सके। हालांकि उसे कई बार नाकामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता और सारी रात नूडल्स बनाना जारी रखता है। और इस दौरान वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अपनी शॉप पे ही सो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने 2 पुराने एम्प्लॉयज को देखता है जो कि उससे अपने रूड बिहेवियर की वजह से अपोलोजाइज करना चाहते थे। वो उसे ये भी बताते हैं कि वो दूसरी शॉप्स पे भी काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक शॉप भी ऐसी नहीं थी जो कि हिकारी के रामेन का मुकाबला कर सके। हिकारी को भी इस चीज की चिंता नहीं थी कि उनके बीच क्या हुआ था, इसलिए वो उन्हें फिर से हायर करने का फैसला करता है। जिसके बाद हिकारी एक बार फिर से अपनी मदर को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार उसने उन्हें एक सड़क किनारे स्टॉल पे बुलाया था। उसकी मदर हैरान थी कि अब इतने ज्यादा यंग लोग नहीं थे जो कि सड़क किनारे स्टॉल लगाना चाहते हो। योशिको को वो टाइम याद आता है जब उन्हें अपना स्टॉल बंद करने का मुश्किल फैसला करना पड़ा था, क्योंकि बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स अपने स्टॉल बंद करने के लिए तैयार हो गए थे। वो अपने हस्बैंड को अपना स्टॉल किसी और जगह मूव करने के लिए मनाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के बनाए हुए रामेन हमेशा बेस्ट ही रहेंगे चाहे वो किसी भी जगह चले जाएं। लेकिन नोबुरू कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी नई जगह पे रामेन शॉप खोल सके। योशिको फौरन से एक नाइफ उठाती है और एक तकिए को फाड़ने लगती है, जिसे उसने अपने घर में लगने वाली आग से बचाया था। वो उस पिलो से एक सेविंग्स बुक निकालती है। योशिको इतने टाइम से इसी तरह की ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ पैसे सेव कर रही थी, जो कि वो अपने हस्बैंड को नई शॉप खोलने के लिए दे देती है। नोबुरू खुशी से रोने लगता है। वो अपनी वाइफ के सेक्रीफाइस से काफी मुतासर होता है, जो कि सच में उसकी परवाह करती थी। अपने ओल्ड स्टॉल को छोड़ने से पहले नोबुरू उसे जला देता है, क्योंकि वो उसे किसी को भी बेचना नहीं चाहता था। इसी के साथ ही किनाको और उसके फादर भी अपने होम टाउन जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वहाँ पे अपना नया स्टॉल खोल के अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकें। इस टाइम नोबुरू उन्हें गुड बाय कहने नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी को रोते हुए देखे। इसलिए जाने से पहले किनाको नोबुरू और उसके परिवार के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है, जिन्होंने इतने समय तक उसकी देखभाल की थी। प्रेजेंट टाइम में हिकारी जब डिनर के बाद अपनी मदर के साथ वॉक कर रहा था, तो वो इस वजह से क्यूरियस था कि उसके फादर ने रामेन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किस तरह का हार्ड वर्क किया था। योशिको उसे बताती है कि नोबुरू ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम करता था, जो कि लोगों को स्कैम करते थे। योशिको भी एक बार उसके धोखे का शिकार हुई थी जब वो पहली बार मिले थे। उसके बारे में जानने के बाद नोबुरू ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था और आखिरकार एक दिन वो उसे उसके पेरेंट्स के सामने प्रपोज करता है, क्योंकि योशिको की फैमिली काफी गरीब थी, इसलिए वो अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद थे। उसके फादर नोबुरू से पूछते हैं कि वो किस चीज का ट्रेडर है और नोबुरू झूठ बोलता है कि वो रामेन बेचता है। ये जानते हुए कि नोबुरू झूठ बोल रहा है, इससे योशिको गुस्सा हो जाती है, लेकिन नोबुरू उसे कन्विंस करता है कि वो सच में अपना रामेन बिजनेस खोलना चाहता है ताकि वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी को बदल सके। हालांकि उसने कहा था कि वो रामेन बनाना सीखना चाहता है, लेकिन हकीकत में उसने ऐसा कभी नहीं किया और वो अपने दिन ड्रिंकिंग करते हुए गुजार रहा था, ये देखते हुए कि उसका पति हर वक्त घर में पड़ा रहता है। योशिको उसे एक बोतल दे मारती है। अपने पति पर गुस्सा उतारने के बाद योशिको उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा अपने फादर को एक नकारा इंसान समझे। नोबुरू इस वजह से हैरान हो जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये न्यूज नोबुरू को एक्साइटेड कर देती है और वो अपनी रामेन शॉप खोलने के लिए पुरजोश था। वो आखिरकार अपना स्टॉल खोल लेता है। यहाँ उसकी वाइफ और छोटा हिकारी भी मौजूद थे। वो उनसे प्रॉमिस करता है कि उसके रामेन टाउन के सबसे बेस्ट रामेन होंगे और नोबुरू की एफर्ट और उसकी डिटर्मिनेशन उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने में हेल्प करती है। अपने फादर के नक्शे कदम पे चलने के लिए हिकारी भी काफी मोटिवेटेड लग रहा था ताकि वो अपने रामेन को सबसे ज्यादा डिलीशियस बना सके, ऐसे रामेन जिसे हर कोई एंजॉय करे। और आखिर में हिकारी अपने फादर के बनाए हुए रामेन का ऑथेंटिक टेस्ट वापस लाने में कामयाब हो जाता है। उसी टाइम रामेन स्टॉल जो कि उसने ऑर्डर किया था वो भी बन चुका था। हिकारी के तीनों एम्प्लॉय स्टॉल को अरेंज करने में उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो
स्टॉल को ओपन करता उसे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आती है कि उसका परमिट अभी इशू नहीं हो सका था, लेकिन उसके फादर की तरह उसे भी कोई चीज रामेन बेचने से नहीं रोक सकती थी। वो रामेन बेचने के लिए अपना स्टॉल कैरी करके इधर उधर घूमने लगता है ताकि वो उस टेस्ट को हर जगह पहुंचा सके जो कि उसने कड़ी मेहनत से रिवाइव किया था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।